Good morning, class. I come with my another lecture from the chapter Accounting Equation, and in this lecture I will also explain again a numerical question from your book T.S. Grewal, and this is the numerical question which I will explain today. This is the question: show an accounting equation for the following transaction. D. Mahapatra commenced business with cash rupees 50,000 and 1 lakh by check, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे पर्सन कौन है? डी महापात्रा। वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस तो स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज कंसेप्ट ये है कि कैश भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, साथ में एक चेक 1 लाख का बिजनेस में लगा रहा है, गुड्स 60,000 की वो लगा रहा है, साथ में एक मशीनरी है 1 लाख की और फर्नीचर। ये सभी चीजें बिजनेस में लेके आ रहा है जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहली एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद कैश, चेक, गुड्स, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो जो कैश आया है वो कितना आया है? कैश के नीचे आपको फर्स्टली क्या लिखना है? कैश, ठीक है। तो हमारे पास कैश कितना आया है? 50,000। तो 50,000 कैश आया है, ठीक है। चेक आया है हमारे पास 1 लाख का, प्लस स्टॉक, गुड्स भी लेके आया तो उसको आपको कहाँ डालना है? स्टॉक के अंदर, ठीक है। 60,000 की गुड्स है। देन मशीनरी है हमारी यहाँ पे 1 लाख की, प्लस फर्नीचर है 50,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी ले ली हैं, ठीक है। अब आपकी जो कैपिटल बनेगी वो कितनी बनेगी? कैपिटल कैसे आपको पता लगेगा कितनी बनेगी? तो इन सभी चीजों का टोटल जितना भी आएगा वो भी क्या हमारी बनेगी? क्रेडिट साइड कैपिटल। तो 1,50,000 प्लस 2,10,000, 3,10,000, 3,60,000 हमारी कैपिटल कितनी बन रही है? सभी को क्या करना है आपको? टोटल 50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000 प्लस 60,000, 2,10,000, देन 1 लाख, 3,10,000, 3 लाख। तो यहाँ पे आपको लिखना है और यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी? 3,60,000, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद हमारी एंट्री में कोई चेंज नहीं होता है, इस वजह से हम न्यू इक्वेशन सेकंड एंट्री के बाद बनाते हैं या सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? जो 1/3 ऑफ द अबव, अबव मीन्स ऊपर वाली कौन सी गुड्स है यहाँ पे? 60,000 की। तो 60,000 का 1/3 गुड्स हैं, जो कितना बनेगा हमारा? 20,000। वो हमने सेल करी है 10% पे, मीन्स 10% अगर मैं 20,000 का 2,000 आएगा, 22,000 मीन्स 20,000 का सामान हमने 22,000 में सेल किया एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक वर्किंग नोट आपको बता दूं। गुड्स कितनी थी हमारे पास? कितनी थी हमारे पास गुड्स? 60,000 की अबव गुड्स। अबव मीन्स जो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में करी हुई थी। इस 60,000 का 1/3 क्या हुआ है? सेल हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका 1/3 कितना आएगा? 20,000। अगर मैं इसका 1/3 करूं 20,000, लेकिन ये हमारी कॉस्ट थी। इस कॉस्ट प्राइस से कितना हमने प्रॉफिट पे बेचा है? इस कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट पे हमने इसको सेल किया है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। 60,000 की गुड्स थी पहली ट्रांजेक्शन में, लेकिन उस 60,000 में से उसका 1/3 हमने सेल कर दिया जो कि 20,000 था, लेकिन जब सेल किया तो हमने उसे 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। तो 20,000 का 10% कितना आएगा हमारा? 2,000, ठीक है। 2,000 क्या आया हमारा? प्रॉफिट, ठीक है। टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल अमाउंट ऑफ सेल कितने का सेल हुआ? 22,000, ठीक है। अब इस 22,000 को हमने सेल किया है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोल रहे हैं?
एंड आगे एक लाइन है, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, 22,000 की क्या हुई है हमारे पास, सेल हुई है विथ प्रॉफिट। ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट ऐड कर लिया है। कैसे आया ये, 20,000 की कॉस्ट थी, ठीक है, प्लस 2,000 का प्रॉफिट, ये था कॉस्ट और ये क्या था, प्रॉफिट। ऐड करने के बाद टोटल प्राइस हमारा हो गया था 22,000। ठीक है, टोटल सेल प्राइस। ठीक है, अब 22,000 में से आगे बोल रहे हाफ पेमेंट इज रिसीव, इसका हाफ मीन्स 1/2 करेंगे, कितना आएगा हमारा 11,000। 11 हाफ मीन्स हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो हाफ हमारा कितना बन रहा है 11,000 कैश में रिसीव हुआ, एंड हाफ, अगर कैश में रिसीव हुआ तो हाफ क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, क्रेडिट ही होगा ना, मीन्स आधा तो हमारे को मिल गया है और हाफ क्या है हमारा उधार चल रहा है, तो 11,000 ही क्रेडिट में चला जाएगा। तो जब हम सेल करते हैं तो अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सबसे पहली चीज तो जब सेल करते हैं तो कैश इंक्रीज होगी। ठीक है, कितने से इंक्रीज होगी हमारी कैश, 11,000 से। ठीक है, स्टॉक कितना कम होगा, 20,000 से 1/3 जो हमने किया था, स्टॉक कितना कम हो रहा है 20,000 से। ठीक है, ये हो गया दूसरा इफेक्ट। उसके बाद डेटर्स, क्योंकि सेल हो रही है, क्रेडिट सेल भी तो हो रही है, कितने के अराइज हुए, 11,000 के। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, कैश इंक्रीज हुआ है प्लस में लिख सकते हैं, डेटर इंक्रीज हुआ है, इसको भी हम प्लस में लिखते हैं। प्रॉफिट भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, प्लस में, जो कि कितना था हमारा 2,000 था ना हमारा प्रॉफिट, हाँ ये प्रॉफिट था। और इंक्रीज कहाँ होगा, एड इन कैपिटल। ठीक है ना, तो 20,000। अभी हम और चीज देख लेते, कुछ और हमारी अभी अमाउंट तो नहीं बची हुई है। ठीक है, $20,000 का हमारा स्टॉक आया है और क्रेडिट सेल होती है तो डेटर्स इंक्रीज होते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना था 2,000 का, कितना प्रॉफिट था 2,000 का। ठीक है, तो डेटर हमारे कितने इंक्रीज हुए थे 11,000 के। ठीक है, तो अब करते हैं हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं इसके इफेक्ट को लिख देती हूँ जो मैंने किया था। कैश कितना कम हुआ है हमारा, कैश इंक्रीज हुआ है, सॉरी 11,000 कैश आ गया हमारे पास, ऐड कर दो। ठीक है, बैंक में कुछ नहीं हुआ। देन स्टॉक कितना जा रहा है 20,000 का। ठीक है, मशीनरी और उससे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे थोड़े से जगह की शॉर्टेज की वजह से मैं डेटर लिख रही हूँ, और यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट कितनी हुई है हमारी 11,000। ठीक है, 11,000 हमारे क्या हो गए हैं डेटर्स। क्लियर, 1/3 जो था वो हमने सेल करी थी। सभी को समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है सभी को। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हुआ था, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। कितना प्रॉफिट हुआ था 2,000 का। अब जरा इफेक्ट को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही थी प्लस 22,000, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है टोटल 22,000, और 22,000 में से अगर 20,000 को माइनस किया जाए तो 2,000 बन रहा है हमारा। और यहाँ पे भी इक्वल मीन्स हमारी दोनों साइड्स क्या चल रही हैं, इक्वल चल रही है। कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, मैं ऑलरेडी आपको इफेक्ट बता चुकी हूँ। तो जो कैश इंक्रीज हुआ 11,000 का, जो कि कैश सेल्स हुआ, क्रेडिट सेल थी हाफ, तो हमने डेटर्स इंक्रीज कर दिए। देखो यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो आपको जब आप करोगे तो आप यहाँ पे प्लस करके इसे डेटर्स को यहाँ दिखाओगे। ठीक है, अब चलते हैं न्यू इक्वेशन पे। तो 50,000 में अब हम क्या ऐड कर देंगे 11,000, जो कि कितना हो जाएगा 61,000।
ठीक है। बैंक ऑलरेडी हमारा 1,00,000 का ही है अमाउंट। 60,000 में से 20,000 का स्टॉक बिक गया, कितना बचा हमारे पास 40,000 प्लस मशीनरी भी 1,00,000 की है, फर्नीचर भी हैं 50,000 के, प्लस 11,000 का क्या आया क्रेडिट्स। और इस साइड हमारी अमाउंट कितनी होगी 3,62,000। क्लियर, इक्वल चल रही है ना, ये सभी अमाउंट्स इसके इक्वल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, दैट इज डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। अब डेप्रिशिएशन मशीनरी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए जो पहले ट्रांजेक्शन में हमने एक मशीनरी परचेज करी थी उसी पे डेप्रिशिएशन लगाना। डेप्रिशिएशन मैंने आपको बताया था बेसिक टर्म्स में फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। इस डेप्रिशिएशन से वैल्यू तो 10% है, तो 1 लाख पे अगर 10% डेप्रिशिएशन लगाया जाएगा तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा बताइए 10,000। तो यहाँ पे आपको डेप्रिशिएशन, पहले वर्किंग नोट्स बताती हूँ। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। इस पे कितना रेट है डेप्रिशिएशन, कितना रेट डेप्रिशिएशन हमारा है 10%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10% डेप्रिशिएशन लगा रही हूँ, जो कि कितना हो जाएगा 10,000। मीन्स इस डेप्रिशिएशन की अमाउंट से फर्नीचर क्या हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। फर्नीचर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप फर्नीचर में से इसको माइनस करोगे 10,000 को, क्योंकि ये एक तरीके का लॉस होता है डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो इसे कैपिटल में से भी क्या करना है लेस करके आप दिखाओगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ लॉस फॉर फर्म, दैट्स वाई वी डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड इन कैपिटल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्नीचर की अमाउंट की कौन सी थी हमारी, फर्नीचर की अमाउंट 50,000, तो यहाँ से कितना माइनस कर देना है 10,000, और यहाँ से भी कितना माइनस कर देना है 10,000, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे 60 to 1,000। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, और आपको इसको करते हुए थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टार्टिंग से ही समझ रहे हो तो। प्लस हमारी मशीनरी कितनी थी 1 लाख की, हमने यहाँ पे जो डेप्रिशिएशन लगाया था वो मशीनरी पे लगाया था वो, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। बाय मिस्टेक मैंने इसको फर्नीचर से कर दिया है, इसको करना है माइनस 10,000। तो हमारी अमाउंट हो गई यहाँ पे 90,000, ठीक है, प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू, अब यहाँ से अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे बनेगा बैलेंस 3,52,000, ठीक है। अब चलते हैं अगली इक्वेशन पे, अगले ट्रांजेक्शन पे। 4th ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग। तो ड्राइंग जब भी की जाती है तो कैश कम हो जाता है, कैश हुआ है ना यहाँ पे, कैश लिखा हुआ है, गुड्स होंगी तो गुड्स स्टॉक से माइनस करोगे, कैश लिखा होगा तो आपको कैश से माइनस करना है, ठीक है। तो कैश विड्रॉ हुआ है पर्सनल यूज के लिए, कितना विड्रॉ हुआ है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कैश के नीचे से 10,000 आपको माइनस कर देने हैं, ठीक है। ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, तो हमेशा ही आपको कैपिटल में से इस 10,000 को क्या करना है आपको माइनस करना है, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये एक तरीके से प्रॉफिट्स होते हैं तो ऐड होते हैं, अगर ड्राइंग की जाती है तो कैपिटल उससे कम हो जाती है, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन 51, अब 61,000 में से 10,000 तो विड्रॉ हो गए, तो अब हमारा बैलेंस कितना बचा 51,000 प्लस यहाँ पे है बैलेंस बैंक का 1 लाख प्लस 40,000, ठीक है, प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू, यहाँ से माइनस करूँगी अगर मैं 10,000 को तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 3,42,000, ठीक है। अब चलते हैं अगली इक्वेशन पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। तो मैंने आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ रूल्स बताए थे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बताया था।
तो जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो जो ये इंटरेस्ट होता है इसका दो साइड इफेक्ट होता है। ये फर्म के लिए तो एक तरीके से प्रॉफिट होता है, लेकिन ऑनर के लिए एक तरीके से लॉस होता है। तो ये दो बार अगर आप इसको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में एंटर करोगे ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपने आप ही अपने इफेक्ट से कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है इसको। 5% इंटरेस्ट है, किस पे है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना ड्राइंग हुआ है? 10,000 ड्राइंग हुआ था। अब यहाँ ड्राइंग की अमाउंट कितनी है? 10,000। कितनी है? 10,000। तो हमारा इंटरेस्ट कितना बना? 500। कितना बना? 500। तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि लॉस है कैपिटल के लिए, पेमेंट नहीं हो रही है इससे कैश से, तो आपको कैश से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैपिटल में एक तरीके से फर्म के लिए प्रॉफिट है तो ऐड करना है, लेकिन कैपिटल में के लिए क्या है? ऑनर के लिए क्या है? ये लॉस है तो यहाँ माइनस करोगे, लेकिन फर्म के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी न्यू इक्वेशन पे। यहाँ पे आ जाएगा 51,000, 1,40,000, 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू वही सेम बैलेंस 3,42,000। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ट्रांजेक्शन क्या है हमारी। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। अब हमने गुड्स सेल करी है, किसको करी है? गुप्ता को करी है। कितने की करी है? 10,000 की। ठीक है, जब हम सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सेल हो रही है, गुप्ता को हो रही है, तो मीन्स कैश में तो नहीं हुई होगी, क्रेडिट ही हुई होगी। 10,000 की हुई, लेकिन उसने उसके बदले में क्या दे दिया? एक एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम द सेम अमाउंट, और एक बिल रिसीवेबल रिसीव कर लिया। मीन्स इसने डेटर्स नहीं इंक्रीज, उसने उसके बदले में एक BR दे दिया। ठीक है, तो जब BR दे दिया जाता है तो डेटर नहीं, आपको अगर BR की ट्रांजेक्शन गिवन है या BR की इंफॉर्मेशन है तो आपको डेटर्स क्रिएट नहीं करने, आपको उसकी जगह क्या लिखना है? BR, बिल रिसीवेबल को क्रिएट करना है इन एसेट साइड। ठीक है, क्योंकि सेल हो रही है तो एक तो स्टॉक कम हो जाएगा इससे। ठीक है, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरा क्या इंक्रीज हो जाएगा? BR। एक ही साइड इसका इफेक्ट होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे एक और चीज हमारी इंक्रीज हो गई है। ऊपर चलते हैं टॉप में, मैं यहाँ लिख रही हूँ BR, लेकिन हमें लिखना है सीक्वेंस में ही आगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो स्टॉक कम हो जाएगी। हमारी स्टॉक की अमाउंट क्या थी? स्टॉक 60,000 था, 40,000 हमारी स्टॉक चल रही है। तो हमें कहाँ से लेस करना है? यहाँ से। आपको ट्रांजेक्शन पहले लिख लेनी है, कितना हुआ है सेल? 10,000। तो यहाँ से 10,000 क्या कर देना? माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डेटर इंक्रीज हो गए हैं, कितने के हुए हैं? सॉरी, डेटर्स नहीं, BR, वो यहाँ पे लिख देना है। इस साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इससे भी। 51,000 थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि हमारा सभी अमाउंट्स एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 30,000 माइनस करने के बाद, देन 90,000 प्लस 50,000। ठीक है, प्लस 11,000 और प्लस 10,000। अब इक्वल टू हमारी वही सेम अमाउंट आ जाएगी 3,42,000, जो कि कैपिटल की चल रही है। ठीक है, अब चलते हैं, एक ट्रांजेक्शन है हमारी लास्ट। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। अब एक बिल लिखा था ना, कितने का? पहली वाली एंट्री को समझो, गुड सेल गया था गुप्ता को और उसने उसके बदले में एक BR दे दिया था। तो स्टॉक सामान तो कम हो गया था, लेकिन हमारे पास एक एसेट बढ़ गई थी BR की। अब जो BR उसने 3 महीने का उसने कहा था, 3 महीने बाद में BR जब भी लिखा जाता है तो जितने भी महीने के का होता है वो उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ 3 मंथ्स था, तो 3 महीने के बाद हमने उससे 10,000 रिसीव कर लिया है। किसके बदले में? बिल रिसीवेबल के बदले में, जो मिच्योर हुआ है ऑन मैच्योरिटी डेट। ठीक है,
अब जब बिल रिसीवेबल से कैश रिसीव हो जाता है तो एक तो कैश आता है, दूसरा बिल रिसीवेबल खत्म हो जाता है, तो इसका भी एक ही साइड इफेक्ट पड़ेगा। कैश कितना आया हमारे पास 10,000 और साथ में BR कितना कम हो गया हमारा 10,000। अब इफेक्ट पड़ा कुछ, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जीरो बैलेंस चल रहा है दोनों साइड, ठीक है। इधर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है 41,000, ठीक है। सॉरी 41 नहीं 61, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 61,000। देन आ जाएगा आपका बैंक में 1 लाख अमाउंट, ठीक है। बहुत ही ध्यान से आपको करना है, एक के नीचे एक आपकी इक्वेशन के नीचे होनी चाहिए। देन आपका था स्टॉक 30,000 का, ठीक है, प्लस 90,000 ऑफ मशीनरी, प्लस 50,000 ऑफ फर्नीचर, ठीक है, प्लस 11,000 फॉर डेटर्स एंड दीज कैंसल टू ईच अदर। यहाँ पे बैलेंस क्या हो गया नील, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट कर दी है। BR की पेमेंट हो गई 10,000 के बदले, तो अब BR तो बचा ही नहीं, तो उसकी जगह आपको नील लिखना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेम अमाउंट, दैट इज 3,42,000। क्लियर। अब अगर आप दोनों को इक्वल करोगे तो आपका बैलेंस भी क्या आएगा 3,42,000 इधर आएगा और 3,42,000 इधर आएगा। जैसे 11,000 है प्लस 61,000 कितना हो गया आपका 72, 1,72,000, 1,72,000, मतलब कि आपका यहाँ पे दोनों साइड्स ही हमारी इक्वल आ रही हैं। मैं आंसर दिखा देती हूँ एक बार आपको, देखिए 61,000 कैश है, बैंक है 1 लाख का, स्टॉक है 30,000 का, मशीनरी चल रही है हमारी 90 की, फर्नीचर 50,000, डेटर्स जो कि ऑलरेडी हमारा यही आ रहा है 61, देन 1 लाख 30, 90, 50, 11 एंड जो बिल सा उसका बैलेंस नील था। लाइबिलिटी में साइड कुछ भी नहीं है, बैलेंस कैपिटल आ रहा है 3,42,000, तो दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। 3,42,000 दीज आर दी इक्वल। एक तरीके से बैलेंस शीट हो रही है हमारी इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्लियर एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी स्टूडेंट्स को डू प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।